दक्षिण पूर्वी चाइना के यूनान प्रांत में कुंबिन रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमले में 33 लोगों की मृत्यु, 130 से अधिक घायल। चीन ने कहा इस्लामिक जिहादी होने के लिए जिम्मेदार। बिहार बंद से जनजीवन अस्त व्यस्त, नीतीश कुमार और वरिष्ठ आरजेडीयू नेताओं ने ली बिहार को विशेष राज्य दिलाने की सत्याग्रह की शपथ। और भारत पाकिस्तान के बीच में कड़ा मुकाबला। आम आदमी पार्टी ने कहा आम आदमी पार्टी के समर्थन के बिना नहीं बना सकती केंद्र में कांग्रेस और बीजेपी में से कोई भी सरकार। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत, वेलकम, खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट पुनीत सोनी। आज है रविवार, बज चुके हैं रात के 9 और शो है बदलता दौर ग्रुप डिस्कशन, जो करता है आपकी हर उस समस्या की बात, हमारी जिंदगी की हर उस समस्या की बात जिससे हम गुजरते हैं। राजनीति हो या समाज हो, चाहे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की कोई भी समस्या क्यों ना हो, हर उस समस्या पर डिस्कशन होती है हमारे इस शो में, जिसका नाम है बदलता दौर ग्रुप डिस्कशन। दोस्तों, 2 या 3 दिन पहले एक बहुत बड़ा हादसा विजुअल इम्पेयरमेंट कम्युनिटी में हुआ। एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी बिल के खिलाफ। तो इस प्रोटेस्ट में राहुल गांधी के घर के बाहर हमारे विजुअल इम्पेयर्ड साथियों पर लाठीचार्ज किया गया, भयंकर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज की वजह से बहुत सारी घटनाएं पहले भी हमारे सामने आती रही हैं, लेकिन इस बार का जो लाठीचार्ज है, इसके रिजल्ट्स आप सबके सामने आ ही चुके हैं। आज इसी विषय पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ हमारे 4 पैनलिस्ट मौजूद हैं। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा सत्येंद्र जी का। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये स्कॉलर हैं लॉ एंड गवर्नेंस, JNU यूनिवर्सिटी, और हमारे साथ हैं देहरादून से हिस्ट्री प्रोफेसर मिस्टर डॉक्टर गिरीश सेठी जी, और इनके साथ हैं पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर सरीन साहब, डॉक्टर सरीन, सत्यवती इवनिंग कॉलेज अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी, और इनके साथ अजय अरोड़ा जी, रिसर्च स्कॉलर हैं JNU यूनिवर्सिटी में, और मिस्टर विनोद बेंजामिन। हम इन सभी पैनलिस्ट का स्वागत करते हैं। और आज इसी विषय पर जो एक ब्रूटल लाठीचार्ज हुआ विजुअल इम्पेयर्ड्स पर, इस बारे में बात की जाएगी। तो सबसे पहला सवाल मेरा सत्येंद्र जी से है। सत्येंद्र जी, की सबसे पहले तो हमारे ऑडियंस सारे लिसनर्स को ये बताइए कि RPD बिल असल में है क्या, और क्यों इतना बड़ा प्रोटेस्ट इसके खिलाफ किया जा रहा है। देखिए, पीपल विद डिसेबिलिटी जो बिल आ रहा है, इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं। तो इसमें बेसिक इशू ये है कि ये कई मुद्दों पर डिस्क्रिमिनेटरी बिल है, ये भेदभावकारी बिल है। जैसे कि ब्लाइंड और पार्शियली ब्लाइंड में, विजुअली इम्पेयर्ड और पार्शियली विजुअली इम्पेयर्ड में एक तरह का प्रेफरेंस, इसका जो मिसयूज किया जा सकता है प्रेफरेंस देने में पार्शियली विजुअली इम्पेयर्ड को, उस मामले में उस तरीके से विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जो है वो साइडलाइंड, टोटली विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन साइडलाइंड या मार्जिनलाइज किया जा सकेगा। ऐसे बहुत सारे फ्लॉज हैं जो कि डिस्क्रिमिनेटरी हैं इस बिल में, और इसी को लेकर जो आंदोलन चल रहा है इसके विरोध में, तो वो जो आंदोलन अभी चल रहा है वो अध्यादेश के द्वारा इस बिल को लागू किए जाने की बात थी, उसके खिलाफ जी। सरीन साहब से मैं पूछना चाहूंगा। सरीन साहब, इन्होंने जैसे सत्येंद्र जी ने बात की कि काफी डिस्क्रिमिनेटरी बिल है, तो कुछ आप एग्जांपल दे पाएंगे कि किस तरह के डिस्क्रिमिनेशंस ब्लाइंड और पार्शलीज में, मतलब ब्लाइंड को साइडलाइन रखा गया है, क्या है इसमें ऐसा? देखिए, मैं कुछ मायनों में सारी बात से बहुत सीधा सहमत नहीं हूँ जी। मेरी अपनी मान्यता ये, आप बिल बनाएं या ना बनाएं, जब तक आप कायदे से ईयर मार्क नहीं करेंगे, वो चाहे परसेंटेज कम ही या ज्यादा हो, इस पर डिबेट हो सकता है। लेकिन अगर आप वाकई में चाहते हैं कि ब्लाइंड को ड्यू परसेंटेज मिल पाए, तो आपको निश्चित तौर पे ईयर मार्क करना होगा, तो पार्शियल साइटेड हो नहीं सकता जी। और जब प्रिफर किया जाता है किसी जॉब में, प्रैक्टिकली स्पीकिंग ब्लाइंड की तुलना में पार्शियल ब्लाइंड को ज्यादा प्रिफर करते हैं। तो ये एक मजबूरी थी जिसको लेकर ऐसे केसेस भी किए गए कि पार्शियल ब्लाइंड को कैसे और कितना जो पोर्शन दिया जाना चाहिए। मैं मानता हूँ कि बिल्कुल बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है, क्योंकि मेडिकल को भी आप कहाँ चेक कीजिएगा। मान लीजिए किसी डॉक्टर ने किसी पार्शियल ब्लाइंड को टोटली ब्लाइंड का सर्टिफिकेट दे दिया, तो निश्चित तौर पे आप ये मान लेंगे कि
एज ए टोटली ब्लाइंड उसे आपको रखना ही अभी और जैसे ही एम्प्लॉयर को दिखता है तो थोड़ा भी देख सकता है, मुझे लगता है वो हमारे ज्यादा नजदीक है। वो समस्या मुझे लगता है चाहे एक्ट बने या ना बने तो कम या ज्यादा मात्रा में बनी रहेगी, क्योंकि जितनी मेरी नॉलेज है मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन में मेडिकल सर्टिफिकेट को बहुत इजीली चैलेंज नहीं किया जाता। जी सेठी साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जैसे सलीम साहब ने बताया कि एयर मार्क करना बहुत जरूरी है, एक्ट बने चाहे ना बने, और अगर ऐसी बात है तो फिर इस एक्ट को बनाने की जरूरत गवर्नमेंट की तरफ से क्यों महसूस की गई, ऐसा क्या कारण था? देखिए, जो हम अगर इससे पहले थोड़े से इसके इतिहास में जाएं तो 1995 का जो डिसेबिलिटी एक्ट उसमें बहुत से फ्लॉज थे। उस फ्लॉज को देखिए टाइम के साथ चेंज होते हुए सब कुछ करते हुए उसको एक रिवैम्प करने के, उसको एक पुनः जो है विचार करने के बाद और उसमें जो है इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी। जहां तक पार्शियली ब्लाइंड और ब्लाइंड के साथ मैं एक मुद्दा और भी जोड़ना चाहूंगा, जो बिल में डिस्क्रिमिनेटरी है, जो भेदभाव वाला है कि आपका जो इमीडिएट बॉस है, जो आपका इमीडिएट आप कहीं एम्प्लॉय कर रहे हैं और वो आपकी अक्षमता को देखते हुए और वो चाहे तो बिना उसमें वह आपको जो है उससे बर्खास्त भी कर सकता है, ऐसा कुछ है इसके अंदर प्रोविजन। सत्येंद्र जी मेरे से एग्री करेंगे इस बारे में। फिर इसमें एक और चीज जो मैं बड़ी गंभीर विषय लाना चाहूंगा वो है आर्टिकल 47 जो इस क्लॉज का है, जिसमें जो हमारी आर्म फोर्सेज है उसमें क्या है, अगर मान लीजिए कोई ब्लाइंड व्यक्ति अपनी जो है दृष्टि खो देता है नॉन ड्यूटी में, तो आप उसको रिटायरमेंट देते हैं। हम एक मुद्दा और इसमें उठाना चाहूंगा, मैं बड़ा गंभीर इशू है। ठीक है, वो आदमी आगे सेवा के लिए लायक नहीं है, लेकिन एक चीज उसमें ये भी हो सकती है कि उसको रिहैबिलिटेट किया जाए किसी और गवर्नमेंट सेक्टर में, उसको कंपल्सरी रिटायरमेंट के लिए मजबूर ना किया जाए। जी बिल्कुल, ये चीजें पिछले किसी भी अधिनियम में एड्रेस नहीं थी। ऐसे कुछ हमारे साथी हैं जो कि नॉन बैटल ड्यूटी में भी और गवर्नमेंट की ड्यूटी में, मतलब आर्मी ड्यूटी में अपनी आईसाइट खो देते किसी एक्सीडेंट में, तो ये हमारे किसी भी नियोक्ता की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं रिहैबिलिटेट किया जाए, नॉन एक्टिव ड्यूटी दे दिया जाए, परंतु उसको सेवानिवृत्त के लिए मजबूर करना ये भी कहीं ना कहीं उसके राइट कारण है। इसके साथ साथ जो हमारे मित्रों पे लाठीचार्ज हुआ है वो एक बहुत ही जिसे कहते हैं खेद, बहुत मेरे से खेद ही। जी हम उस पर भी आएंगे, जी हाँ। सत्येंद्र जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा। अभी सेठी साहब ने लाठीचार्ज की बात की, तो वैसे तो लाठीचार्ज की और भी घटनाएं, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, बहुत सारी हमारे सामने आती रही हैं, लेकिन इस बार जो एक बहुत बड़ा भयंकर लाठीचार्ज हुआ, यहाँ पर मैं इससे पहले याद दिलाना चाहूंगा 97 में पंजाब में एक बहुत बड़ी स्ट्राइकिंग हुई थी, जिसमें काफी सारे लाठीचार्ज भी हुए थे और एक आदमी उसमें मारा भी गया था। शायद मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी होगी, एक आदमी इसमें मारा भी गया था। तो इस बार भी खैर इंजरी की घटनाएं सामने आई हैं लाठीचार्ज में, 2 लोग बहुत सीरियसली इंजर्ड हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हो गए हैं लाठीचार्ज में। तो मुझे आप ये बताइए कि इस लाठीचार्ज के जो पहले ACCI हाउस के में हुआ, ऑफिस में हुआ और राहुल गांधी के घर के बाहर हुआ, इसके लिए जिम्मेदार आप किसे ठहराएंगे? देखिए, सीधी सी बात है, लाठीचार्ज कोई भी स्टेट, एक डेमोक्रेटिक स्टेट को वैसे लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए, सेंस तो यही बोलता है डेमोक्रेसी का। लेकिन लाठीचार्ज कोई भी स्टेट तब करता है या कोई भी पॉलिटिकल रिजीम तब करती है जब उसको एग्जिस्टेंशलिस्ट थ्रेट नजर आता है, उसके अस्तित्व पर ही खतरा नजर आता है। या दूसरी चीज, जब वो ऐसी पावर, ऐसी रिजीम, ऐसी राजनीतिक सत्ता जो कि बहुत कमजोर होती है, तो अब 2 ही परिस्थितियों में लाठीचार्ज या रिप्रेशन या फिर इस तरीके के दमनकारी तत्वों का तभी सहारा लेंगे जब आप या तो कमजोर होंगे या आपके अस्तित्व का भी खतरा होगा। अब अगर हम यूपीए की गवर्नमेंट को देखें तो एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट है और बहुत समय से बहुत कमजोर गवर्नमेंट रही है, बहुत भ्रष्ट रही है, हर तरीके से ये बहुत ही फ्रेजाइल तरह की रेजीम है। तो लाठीचार्ज करना या फिर रिप्रेशन के साथ दमनकारी नीतियां अपनाना, ये यहां से निकल के आता है। तो लाठीचार्ज के लिए ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबल मिसमैनेजमेंट है गवर्नमेंट का, और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल तत्व हैं वो गवर्नमेंट नहीं है। एक तरीके से जो ब्रूटल रिएक्शन है किसी भी डिमांड को, वो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर तो कहा ही नहीं जा सकता। जी
जी। और सरीन साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे सत्येंद्र जी भी बता रहे हैं कि लाठीचार्ज जो है वो एक कमजोर सत्ता जो आमतौर पर किया करता है या वो किया करता है जिसके वजूद को खतरा हो। तो क्या आपको लगता है कि विजुअल इम्पेयर्ड्स के इस प्रोटेस्ट से क्या हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट को कोई खतरा था? मैं विद ऑल रिगार्ड मैं इस बात से इनकार करता हूँ कि ब्लाइंड से किसी सरकार को खतरा हो सकता है। जी। तो इतना बड़ा फिर आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा ब्रूटल अटैक क्यों हुआ फिर? मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। जी। मेरा पहला मानना तो ये है कि स्टेट एज सच वो एक क्लास करेक्टर है और उसका करेक्टर सीधा सीधा ये कि वो उस क्लास को जो उसकी तुलना में चाहे क्वांटिटेटिवली ज्यादा हो तो उसे एक्सप्लॉइट तो करेगा ही। ये एक सिंपल स्टेट मैकेनिज्म का एक नेचर है। लेकिन ये लाठीचार्ज क्यों हुआ, इसके कारण तो जो मेरी समझ में आते हैं वो कहीं ना कहीं चीजों को जब आप सामान्य ढंग से टैकल नहीं कर पाते हैं तो आप आउट ऑफ एक फ्रस्ट्रेशन पुलिस यूजर्स व्हाटएवर इट फील्स लाइक। लेकिन यहाँ मैं हालांकि वो मुद्दा आप आगे कहाँ तक ले जाएंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा लाठीचार्ज 1980 में भी 16 मार्च को हुआ था इसी नेशनल फेडरेशन के तहत। और बाय डिंट ऑफ चांस उस समय मुझे ये काम सौंपा गया था कि मैं इस लाठीचार्ज की न्यूज को जो मैक्सिमम लेवल तक पहुंचा के लोगों तक पहुंचवा, क्योंकि मैं मानता हूँ आंदोलन एक टेक्निक है। आंदोलन क्या हमें नहीं ले सकते। आंदोलन में आप प्रेशराइज कर रहे हैं, उसके बदले में गवर्नमेंट अगर जो है आप पर लाठीचार्ज करती है, अगर उसका प्रचार नहीं हुआ तो आपके प्रेशर टैक्टिक्स और लाठीचार्ज दोनों ही बेईमानी हो गए। तो इस पर सोचा जाना चाहिए कि आफ्टर ऑल उस लाठीचार्ज का प्रचार थ्रू मास मीडिया जो आज प्रचुर मात्रा में और हमारे टाइम में बिल्कुल भी नहीं था। मैं जानता हूँ पर में बीबीसी वालों से मिला था और इवन पार्लियामेंट्री लीडर से मेरी पर्सनल बात हुई थी, तब जाके वो इशू फील्ड लेवल पे फ्लैश हुआ। मुझे कहीं लगता कुछ कहीं स्ट्रेटेजिकल गड़बड़ है जिसके चलते लाठीचार्ज इस देश में होता है और प्रचार का मुद्दा। जी। अभी सरीन साहब ने एक बहुत जबरदस्त बात की है, प्रचार। तो मैं अभी एक बार फिर से सिटी साहब की तरफ आऊंगा और यहाँ पर एक सवाल मैं सिटी साहब से ये करूंगा कि जैसा कि सरीन साहब ने खुद भी कहा कि आज का जो मीडिया है प्रचुर मात्रा में है, लेकिन पिछले 3-4 दिन से जो लाठीचार्ज की खबरें आ रही हैं, जो इतने बड़े प्रोटेस्ट की खबरें आ रही हैं, किसी भी हमारे यहाँ तक कि ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क जो संसार के सबसे बड़े आकाशवाणी नेटवर्क के रूप में माना जाता है, किसी भी रेडियो नेटवर्क पर या किसी चैनल पर ऐसी खबर क्यों नहीं आई? मीडिया के किसी न्यूज़पेपर में मुझे लगता है शायद टॉप पे ऐसी कोई खबर नहीं थी। ऐसा क्यों? इसके लिए 3 बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात ये कहना चाहूंगा कि इस कंट्री में डिसेबल्स को या विकलांगों को वो वोट बैंक से अलग रखा गया है, तो वोट बैंक में है नहीं तो नेचुरली वो इग्नोर तो होंगे बाय मेन स्टेटा। और हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट रखी ये भूल जाते हैं सब इस भारत के पॉलिटिकल नेता की लगभग 1.4 मिलियन ब्लाइंड्स हैं इस देश में, तो कितने वोटर्स होंगे इनका हिसाब शायद लेकिन हमारा कोई संगठित वोट बैंक नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को इग्नोर कर दिया जाएगा, सेकंड ग्रेड सिटीजन दिया जाता है। पहली बात ये है। जहां तक मीडिया की बात है, मैं मीडिया की बात में एक ही शब्द कहूंगा क्योंकि मैं भी पत्रकारिता में साथ भी जुड़ रहा हूँ। When dog bites a man, no news. When man bites a dog, there is a news. तो सेंसेशनलिज्म क्या होगा? अगर आज हमारा कोई टॉप पॉलिटिकल नेता या कोई इस पे बयान दे देंगे तो फौरन एक सेंसेशनलिज्म बन जाएगा। हम पिट रहे हैं, हम पर कोई लाठीचार्ज हो रहा है, हम किसी के वोट बैंक नहीं है, हम एक हुए। जब तक हमें अपने राइट्स के लिए हम लड़ रहे हैं तो हमारे साथ ये चीजें तो हमें फेस इसलिए करनी पड़ी कि इस कंट्री में ब्लाइंड का डिसेबल्स की एग्जिस्टेंस जो है मेयर जो है 0 और यही कारण है कि मीडिया
देखिए मीडिया के लिए न्यूज अगर हम जिस दिन हम पॉलिटिकल वोट बैंक बनेंगे या हम पॉलिटिकल होंगे तब हमारे लिए हमारे लिए कोई हम किसी पार्टी का वोट बैंक नहीं है, तो नेचुरली हमें जो है अपनी हम बैलेट में इतने इम्पोर्टेंट नहीं माने जा रहे, तो नेचुरली हमें क्यों कोई इतनी तवज्जो देगा। लेकिन इस लाठीचार्ज का मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ जो मानव अधिकार आयोग है, इसका मतलब उसके रूप अगर इस चीज का नाम ले मानव अधिकार वास्तविक इस चीज को उठाना चाहिए। अगर मानव अधिकार वास्तविक में वैधानिक रूप में एग्जिस्ट करता है, अगर थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल रूप में एग्जिस्ट करता है, तो इस लाठीचार्ज का संज्ञान लेकर उसे कंसर्न अथॉरिटीज को इस चीज को लाना चाहिए। मानव अधिकार क्यों चुप है, ये भी मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि मानव अधिकार क्यों चुप है? क्या दृष्टिहीन या विकलांगों को मानव नहीं है क्या वो? क्यों मानव अधिकार चुप है? क्यों एक विकलांग आयोग द्वारा चिट्ठी लिखने से कुछ नहीं, मानव अधिकार क्यों चुप है? मेरा प्रश्न ये है इस देश के मानव अधिकार से कि वो चुप क्यों है। अगर यही किस्सा अगर आज यूनाइटेड स्टेट्स या यही किस्सा कैपिटल हिल पर होता या यही किस्सा व्हाइट हाउस के बाहर होता तो शायद यूएनओ में भी आवाज उठ जाती है। यही किस्सा अगर रशिया में होता, हमारे भारत में हुआ, तो हमारा भारत का मानव अधिकार क्यों चुप है? ये अपने आप $1 मिलियन क्वेश्चन, एग्जैक्ट प्रश्न है। जी, हमारा भारत अधिकार मानव अधिकार जो है वो दूसरे लोगों के शरण देने के विरुद्ध या बोल सकता है, लेकिन आप कहना चाह रहे हैं कि जो इतना बड़ा लाठीचार्ज हो गया उस पर हमारा मानव अधिकार जो है वो चुप है। एक बात मैं क्या विकलांग मानव अधिकार की श्रेणी में नहीं आते? क्या विकलांगों के पास कोई मानव अधिकार नहीं होना चाहिए? मैं ये पूछना चाहूंगा, मानव अधिकार नहीं है मतलब महिला आयोग गुजरात की कोई महिला के लिए कोई बात कह देगा विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द वुमेन नॉट ओनली इंडिया बट ग्लोबली, अगर महिलाओं की कोई बात बोल देगा फौरन बात हो जाएगी। कोई किसी जाति सूचक कोई शब्द बोल देगा तो फौरन एक जो है संगठन उठ खड़े होंगे। आज विकलांगों के लिए सब चुप क्यों है? मैं पूछना चाहूंगा देश के लोगों से, आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा कि क्यों चुप है मानव अधिकार, क्यों चुप है इस जनता? हमारे समर्थन के लिए सिर्फ विकलांग या नहीं वास्तविक लोग, अगर आप पार्टी एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज देती है तो पूरा जंतर मंतर भर जाता है। विकलांगों के लिए क्या दूसरे लोगों की उनकी सहनशीलता कम है क्या? वो क्यों चुप बैठे हैं इसके लिए? वो क्यों नहीं संगठित हो रही हमारी आवाज में? मुझे लगता है सेठी साहब आपके इस आक्रोश भरे स्वर को जितने भी लोग सुनेंगे आज, मेरे ख्याल से उनके दिल एक बार जरूर गवाही दे रहे होंगे कि वो कुछ ना कुछ जरूर बोलें। सत्येंद्र जी, आपकी तरफ मैं आऊंगा। एक बहुत जबरदस्त बात की है सेठी साहब ने कि हम लोग विकलांग की जो इतनी बड़ी कम्युनिटी है, नेता उन्हें अपना वोट बैंक नहीं मानते, हम उनके वोट बैंक में शायद नहीं आते। लेकिन आज ही सुबह की एक न्यूज है कि इसी लाठीचार्ज पर हमारे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी ने आंसू बहाए थे। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, वो तो न्यूज में ही क्रोकोडाइल टीयर्स साफ झलक रही थी। जी। वो तो उसमें ही कह दिया गया। मैं क्या कहूँ, और मैं जो गिरीश सर ने जो मुद्दा उठाया है वो वास्तव में बड़ा ही वाजिब है। एक तो हम लोग एक प्रेशर ग्रुप की तरह यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमारी प्रेजेंस ऑल ओवर द कंट्री है, किसी चीज में किसी एक लोकेशन में कंसंट्रेटेड नहीं है। तो एक प्रेशर ग्रुप की तरह इतनी बड़ी संख्या में प्रेशराइज करने में गवर्नमेंट को हम लोग समर्थ नहीं हो पाए, और ये बहुत वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन या इनफैक्ट दूसरे कमीशंस भी जो जैसे डिसेबिलिटी कमीशंस हैं, यस बिल्कुल, किसी ने भी इस इशू को अभी तक उठाया नहीं है। तो ये बहुत ही खेदजनक बात है अपने आप में, और मैं इनकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। और जो जहां तक राहुल गांधी की बात, देखिए राहुल गांधी को इस समय कांग्रेस में अगर कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स को देखें, अंतरिम राजनीति को देखें जी, तो उसमें हर संभव प्रयास हो रहा है कि राहुल गांधी को एक लोकप्रिय लीडर के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। बिल्कुल। तो काफी बार ये प्रयत्न असफल रहे हैं, काफी बार वो तो ये आप इसी में छोटा सा कदम मानिए और इससे कुछ ज्यादा होने जाने वाला है नहीं। जी, okay, we have also our co-host Mr. Baha Nagendran. I think he would like to also ask some questions. Yeah. Good evening to the panelists, and thanks to our beloved RJ Puneet Soni sir. And good evening to the listeners who are listening to Radio Udaan. This important discussion on about the lathi charge on the visually challenged.
First of all, I would like to begin with our Dr. Serene, sir, who has bundle of experiences with this movement since 1980. Serene, sir, I would like to ask you a question that a few days before you have dropped me a book that is Walking Alone, Marching Together, that talks about an organized movement, an organized blind movement from 1940 to 1990. There itself it says that if there is a movement for 50 years, there must be a cooperation from the government, positively as well. I guess I am right. But here that we are not taking any movement in hand, but we are opposing a bill that is going to erupt and that's going to trouble the life of the visually challenged and the disabled in general. Then why there is a reason that the police have taken a resort to go to lathi charge at the first instance? So that I personally feel it is out of sheer frustration. Because I know I was in that case when the case was launched against the ACP Parliament Street Police Station in 1980. And we realized later on that it was nothing but mishandling, not knowing things how to deal with. But if similar thing happens even after say 30 odd years, somewhere one has to think over. And I feel that in all probability it may not be an order from above. It is nothing but improper dealing with the whole situation. But I want to go a bit step ahead. I strongly feel that rather instead of being emotional over all these things, I don't thereby say that lathi charge is a good thing. That should be condemned like anything. But as a technique of the movement, we should think over whether we can make use of all these happenings through mass media, whether we are really interested to tell the public that even the genuine demands are being so crushed like this. Some lacuna is there about which I am very much worried about. Okay, thank you, sir. I will get back to you again, but before that I would like to ask a question to Girish, sir, who is an historian. Sir, I would like to quote this event, even though we have succeeded. Yesterday I was talking to Ajay Arora. Unfortunately, due to some technical errors, he is unable to connect with us. Probably he will join with us in few minutes. Ajay Arora, who was one of the participants of the protest. While I was talking to him, I've said like, it is similar to the Sipai Mutiny, the first war of Indian independence, 1857, which has erupted so good, but hasn't spread all over the country. That's what the fatal loss of that movement, 1857. I would like to quote this. I would like to quote this incident as similar to Sipai Mutiny. What is the reason that you believe that this protest hasn't been crossed the borders of Delhi, especially? 1857, the mutiny started, but result was 1947. Let's not forget this, first of all. It took time. Things take time, but we should not forget the end result. So we should jump the guns on this. Secondly, I would only say it is an outrageous to have this lathi charge, and I just want to say that there should be responsibility fixing. No, hitting anybody with a peaceful protester with a lathi is condemnable, but hitting disabled with lathi, this is absolutely against human rights. May I ask a question? Similar protest was held at Capitol Hill or outside White House. Would have been a similar lathi charge? And I do agree with Dr. Serene. This was not by the hierarchy, but the ground level police in charge resorted to this. So there should be responsibility. Why not people should be, inquiry should be set. Minimum of ministerial inquiry should not set up. Highly condemnable. This is absolutely outrageous, I would say. Let's not forget, coming to your basic question, 1857, yes, mutiny was there, mutiny occurred because the full India, it was not a united, it was not properly put, second a specialized group was there, it was not a proper organization which worked in this. There were many hundred of causes which I'm not going to at length of 1857, but in this context I would say we should not forget the end was 1947. And then after 1950, and India became republic, absolutely British monarchy was over. Yes, so yes, sir. Yes. Actually, sir, in the thought of that end result, while talking about end result, we have many events in the middle. But I would like to say that there is a reason behind which I have said
the 1857 movement has been curbed immediately. That's what I've said. However, what you have said is fine. But I would like to ask the... but you know, one thing, Bala, excuse me, one thing. 1857 movement inflamed a small spark which engulfed into a big fire, and that destroyed the British Raj. Yes, sir, of course. But I would like to come back to the specification of what we have been... Bala, can I intervene? Can you just ask somebody to low down the BGM music? Music is too high. Sure, sir. The music will be cut off soon. Sorry for the interruption. No, I'm not hearing that music. Somebody just called me and told that please ask them to lower down the music. Sure, sir. And Girish sir, I would like to be a little bit specific that the people are protesting in Delhi, and we are saying that media hasn't spoken about the issue. Yeah, that's right. No media has been speaking about this. We are speaking now, and no social media. People have been spreading issues. However, the organizations, I don't want to take their names publicly, the organization related to visually challenged, serving and working all around the country, they are also there in Delhi. But why they haven't come forward to take the issue into the limelight? Yeah, that's right. Bala, 1 minute. So, you talk about the Chief Human Rights Commission Delhi? The Human Rights Commission, forget about it. The Chief Disability Commission, we are writing a letter to a Prime Minister. Sorry for the interruption. I am not talking about Human Rights Commission. I am talking about the NGOs and the organizations that are serving for us, by us, of us. Sir, if you permit me to... Well, they are silent. That is yes, sir, I agree. I have noticed, in my observations, they are silent. They are not vocal. Why are they not vocal? The question, should we read between the lines? I am only saying very softly that we should be reading the lines. Why they are silent? If you I agree with the Lathi charge is kind of, but I mean, this is not done in a state. I mean, this is absolutely outrageous. Beat with Lathi, people who are peacefully protesting, voicing their concern. Just mere because not the vote bank of any political party, they should be hit by brutally. This is we going backwards in history, or we in the contemporary era, this sort of a dictatorial form is accepted. I throw a question to the panelist. Sure, sir. Let us have the view of Serene, sir. Serene, sir, you can. Sir, actually, there are two types of organizations. One is project-based organization, and another one is pressure group organization. Mm-hmm. And majority of the organizations, particularly after globalization, these NGOs, they are more or less project-based. So obviously, project-based organization has a fear of getting no support from the government. The moment they get no support, their existence is no more. They are least bothered about the harsh realities. Excuse me, sir. Sorry, I agree with you. That's why I said we should read between the lines. My statement was referred to what you are elaborating. One minute, please. 1 minute, Girish, sir. Let him finish. I will come back. No, I agree. I was just adding my voice to him when I said we should read between the lines. What he's saying, he's now reading between the lines. Yeah, sure. Yes, sir. You can go, Serene, sir. And see, because nowadays I am teaching voluntary organizations, so I know all the facts of certain things. See how they divided the voluntary sector. Collaborationistic, who has to collaborate with the government in terms of getting projects, and some are opposing it. Now, why all these organizations which are relating to the blind and had got some history of opposing the government, why they are not taken into confidence is an issue which should be dealt with the National Federation of the Blind. Because we cannot be their spokesman. But I strongly feel somewhere, while doing all these acts, somewhere an attempt is flopped in terms of asking each type of people to join hands. What is happening in the name of World Blind Union? We have got 3 organizations representing India. That is National Association for the Blind, All India Confederation of the Blind, and National Federation of the Blind. To best of my knowledge, casually,
some of them come there and give their lecture, and that's all. The actual move is being made by only National Federation of the Blind. I strongly feel they should also bring in fold other youngsters relating to different organizations. Okay. Now I will get back to you, Satyendra bro. I will get back to Sarin sir with a question from the fundamental rights once again, because I love to ask this question to you. I've been waiting since the first day. As of now, Satyendra bro, you tell me, in our preamble we are specifying that we are democratic and secular and socialist. Let's forget of the secular thing. We are democratic and socialist. In democracy means everyone has the right. And lately, the WIPO, World Intellectual Property Organizations, while formatting a policy of right to read, providing accessible books to the printed, said if in India, visually impaired are given equal opportunity and full participation. They don't know about the PWD Act they might not know about the PWD Act of 1990. However, they said, if they have given equal participation and full opportunity, India's GDP will rise by 8%. From the total percentage of GDP, India's GDP will rise to 8%. 8% is something phenomenal. There itself it says that society, we are also a part of society. In that sense, if we are protesting against the riots and we are speaking that India is the icon of peace, icon of non-violence, the birthplace of Gandhi, where who is known as the pioneer of non-violence around the world. But if we are protesting in a non-violent way, what's wrong? Why the step has been taken by let me take your question, and let me derive two themes out of it. One is democracy, and one is India, the icon of peace at the international level. And both of these, let me turn them on their head. India is a democracy, is a kind of myth, India is not a democracy, but a majoritarian government. It's majoritarianism, which is different from democracy. Until and unless you do not have a well-consolidated, well-solidified group or kind of pressure group, you're not going to survive in Indian democracy. In a democracy, on the contrary, to majoritarianism, each and every individual and their rights, fundamental rights, are of vital significance. But here what happens is like the rights of majority survive. So until and unless you're a minority who nobody cares about, you can be relegated to the periphery. Secondly, coming to peace and all, India is not a peaceful country at all. India is a country which is not surviving on harmony, mutual coexistence, or which is not surviving on the peaceful support of the people. India is a highly repressive country. For example, Indian paramilitary forces, Indian police forces, for a long time have been exploiting Adivasis, encountering them in the name of fake encounters, killing innocent Adivasis in the name of Naxalism. There is a rule called ASFA, Armed Forces Special Power Act, through which Indian forces and Indian state has kind of colonized Kashmir and Northeast, and there is a thorough exploitation, thorough butchery and brutal repression going on there. So India is, it's like people, we survive, we sleep with our stomachs full because there are people who are starving for us in India. In India, I'm happy because there's somebody who is going to pay this cost, who is sad about it. So India is a highly repressive country. And there is a variety of brutality. Now there is economic kind of autarky, through neoliberal programs. You have, Maruti workers being exploited. And sorry for the interruption. If we are talking that, but in the same sense, when there was a protest for a few days of fast or whatever it is in the name of eradication of corruption, which is a kind of, people have quoted an eye-washing concept, where there was a provision has been given in case of a small, there was students were protesting about the eradication of corruption, in the title of eradication of corruption. I don't want to take the name publicly. However, it has been protected by the police. However, this is a people, as you called, minority people, and in the other point of view, they used to politically call underprivileged community.
Why such brutal acts has to be taken? Is there no resort? Right. I mean, as I will reiterate what Sareen sir has said, Indian state has an element of class division. It's a class polarized state. There are people who are happy with the status quo, and there are people who are revisionists. And, there is a struggle going on, and the status quoists are always engaged to somehow suppress and repress the revisionists. So, on the whole, until and unless you are a minority and you do not have somebody who is, who has a grip on the government, you're bound to suffer, because India is a majoritarian government, not a democratic government. So that's what I conclude that India is neither a peaceful country, harmonious country, nor a democratic country. Its nature, the nature of state is very different. Okay, thanks a lot for your comments. Let's get back to Puneet, bro. Actually, we are planning to have a discussion in bilingual. Unfortunately, due to my poor Hindi, I have taken everything in English. Now, Puneet Bhaiya will take the floor and he will shoot the questions. I will come back to you again. धन्यवाद बाला नागेंद्रन। जैसे सत्येंद्र अभी आप कह रहे थे कि भारत ना ही शांति का देश है और ना ही हार्मनी का देश है, राइट? तो अभी मेरे को आप कहना क्या ये चाह रहे हैं कि हमारे भारत में बुद्धिस्ट लोगों को अल्पसंख्यकों का दर्जा मिला है, जैनियों को अल्पसंख्यकों का दर्जा मिला है, तो क्या विकलांगों को अभी तक अल्पसंख्यक दर्जा मिल ही नहीं पाया है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, बात अल्पसंख्यक के दर्जे की नहीं है। अल्पसंख्यक तो देखिए, आप अल्पसंख्यक का दर्जा देते जब तक शांति प्रिय देश होने की बात आती है। हम ये कह रहे हैं कि दमन का जो चक्र है, रिप्रेशन, वो इंडिया के एपी सेंटर में है। इंडियन स्टेट के नेचर में ही कुछ ऐसा है कि जो कम्युनिटी विरोध करेगी उसको फोर्स के थ्रू, कोर्शन के थ्रू, कोक्शन के थ्रू वश में करके रखा जाएगा। यानी कि इंडियन स्टेट का निर्माण कंसेंट की बजाय, स्वीकृति की बजाय कोर्शन पे ज्यादा बेस्ड है। बिल्कुल। और लोकतंत्र में प्रत्येक इंडिविजुअल का अपना महत्व होता है, और उसके राइट्स इनएलिएनेबल होते हैं, कुछ राइट्स। पर यहाँ पे जो चीजें प्ले आउट करती हैं वो इस तरीके से प्ले आउट करती हैं कि राइट्स जो है वो मेजोरिटी राइट्स होकर रह जाते हैं कई मामलों में। अगर आपके पास आवाज है, इफ यू हैव वॉइस इन द सिस्टम, तो वो आपको राइट्स ग्रांट हो जाते हैं, आप एग्जीक्यूट हो जाते हैं, मिल पाते हैं आपको, नहीं तो वो फिर आप सफर करते हैं अगर आपके पास ये नहीं है। जैसा कि अभी सरीन सर और गिरीश सर दोनों ही कह रहे थे कि किस तरीके से साइड लाइन हो रही है हमारी कम्युनिटी। जी। अभी मैं एक बार फिर से सरीन साहब की तरफ आऊंगा कि हम लोग जो लाठीचार्ज या प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, हमने बात की कि मीडिया में खबरें नहीं गई, प्रचार नहीं हुआ, तो आपको सरीन सर क्या लगता है कि आज अब जो इतनी बड़ी घटना के बाद हमारी जो कम्युनिटी में, अभी आप थोड़ी देर पहले ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे थे कि प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है और प्रेशर ऑर्गेनाइजेशन है, दो तरह के ऑर्गेनाइजेशंस की बात आपने की, तो अब हमारी ड्यूटी क्या है? क्योंकि हमारे गवर्नमेंट सर्विसेज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऊंचे पदों पर हैं, मैं पब्लिकली उनके नाम नहीं लूंगा, जो अच्छी पोस्ट पर हैं, जो कि बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो भी शांत है। क्या कहेंगे आप इनके बारे में? देखिए, एक शुरुआत मैं भी से एवरीथिंग में पढ़ रहा था, एक शुरुआत डिसेबिलिटी कमिश्नर ने अपनी तरफ से की जी, कि लाठीचार्ज को अपोज किया, बकायदा प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा। मैं मानता हूं कि जो ऐसे पदों पे हैं जो पॉलिसी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं जी, उनको लिखना जरूर चाहिए। बिल्कुल। और कहानी यही खत्म नहीं होनी चाहिए। हम सब जिस स्तर पे आ गए हैं, हमारे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं जी, उनका हमें यूज करना चाहिए जी। और उसमें ये लेफ्ट राइट वाले डिवीजन की कोई जरूरत नहीं है। मुझे याद है 1980 का समय, 16 मार्च के बाद जब हमें 25 मार्च को इंदिरा गांधी से मिलना था जी, तो उससे मिलने के लिए हमने तब के बीजेपी और तब के जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों का एक साथ यूज किया, और उस समय इंद्रजीत गुप्ता की सहायता से हम लोग इंदिरा गांधी से मिले। जी।
हमें ये जो लाइन ऑफ डिमार्केशन है राइट और लेफ्ट, क्योंकि ऐसा ब्रॉडर इशू उसमें से खत्म कर के हमें अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसी मेरी धारणा है। क्योंकि मैं इस बात को सही मानता हूं कि कांग्रेस क्या कोई भी पार्टी आ जाएगी लैंड के मामले में, क्योंकि स्कैटर्ड माइनॉरिटी है, खाली माइनॉरिटी नहीं है, स्कैटर्ड माइनॉरिटी है, तो कोई सीधे सीधे सपोर्ट नहीं करेगा। उसका उदाहरण मेरे पास है, मदन लाल खुराना के समय में भी लाइन पे लाठीचार्ज जब विधानसभा जीती जी, क्योंकि हमसे चाहते क्या ये लोग कि हम जो कुछ मांगे सहानुभूति से मांगे। राइट डिमांड जिस दिन हम करेंगे हम इनके दुश्मन दिखेंगे। जी जी ओके। गिरीश साहब, आप सिटी साहब क्या कहेंगे इनके बारे में जो सरीन साहब ने अभी कहा कि जो मांगे अधिकारों से मांगे, सहानुभूति से नहीं? Sorry for the interruption, sir, in between. Before Girish sir answer, we would like to welcome Ajay Arora, the MPhil scholar of law and governance from JNU, who is one of the participants of the protest, who has joined with us right now. And बहुत बहुत स्वागत अजय जी आपका, बहुत बहुत स्वागत। So Puneet sir will take you all over. थैंक यू बाला नागेंद्र। अजय जी, तो मैं एक बार पहले आपकी तरफ एक बार मुड़ूंगा, क्योंकि आप गवाह थे उस लाठीचार्ज के, राइट? हेलो हेलो अजय अरोड़ा, क्या आप सुन पा रहे हैं? बोलने जी, तो आप उस लाठीचार्ज के विटनेस थे, तो जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो क्या गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा देखा था कि जिसकी वजह से उन्होंने लाठीचार्ज किया, या डायरेक्ट ही लाठीचार्ज विजुअल इंपेयर्ड्स पर स्टार्ट किया गया था? हमारे लिसनर्स ये भी जानना चाह रहे हैं। I think due to some technical errors, they are not there. हेलो 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 जी जी, अजय अरोड़ा जी, आप सुन पा रहे हैं? मेरे ख्याल से उनकी कॉल बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है, आवाज हमारे पास नहीं आ रही है। तो जब तक वो वापस आएंगे, मैं गिरीश साहब से एक बार फिर गिरीश साहब की तरफ जाऊंगा, उनका पुराना क्वेश्चन देख के। गिरीश सर, अभी सरीन साहब कह रहे थे कि हम जी हाँ जी, कही आप बोले। हाँ, तो अभी सरीन साहब कह रहे थे कि अधिकार से अपने अधिकार को मांगा जाए, सहानुभूति से नहीं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि ये हमारे देश में कितने हद तक आज के समय में संभव हो सकता है, और इसके लिए अगर संभव नहीं है तो क्या किया जाना चाहिए? देखिए, हम कोई भीख तो मांग नहीं रहे हैं, हम अधिकार मांग रहे हैं। अधिकार हमें भी इस सिटीजन में रहने का अधिकार है। हम संगठित नहीं है तो हमें क्या थर्ड ग्रेड सिटीजन समझा जाएगा? हमें हमारे जीने का अस्तित्व खत्म, हमारा कोई स्वाभिमान नहीं है क्या? एक हम ब्लाइंड को सिंपैथी नहीं चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए। वी हेट सिंपैथी, वी लव कोऑपरेशन, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी SC ST, माफी चाहूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट, या किसी माइनॉरिटी या किसी पे लाठीचार्ज होता है तो फौरन एक जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप होती है। इस समय क्यों सब चुप हैं? मेरा प्रश्न, सब कुछ ये बाद में बात होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एक आदमी को एक पीसफुल डिसेबल्स को आप लाठी से मार रहे हैं, ये तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार भी अगर संज्ञान लेगा तो बात अंतर्राष्ट्रीय पर जानी चाहिए। हम इस राष्ट्र के भी उतने ही, हम भी तो इस देश के नागरिक हैं। ये क्यों हुआ? सबसे पहली बात है, अगर हम लोगों ने कोई गलत किया, ठीक है, आप लॉ अपना कोर्स लेना चाहिए, परंतु ये पीसफुल प्रोटेस्ट करता है। एक आम आदमी के लोग प्रोटेस्ट, पार्टी के लोग प्रोटेस्ट करते तो पूरा देश उनका संगठित हो जाता है और मीडिया में हाइप बन जाता है। हम लोग क्योंकि वोट बैंक के नहीं, मैं फिर उस बात को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हम किसी वोट बैंक नहीं है किसी राजनीतिक दल का, तो हमें लाठियों से पीट के हमारे साथ अमानवीय व्यवहार किया जाएगा? नहीं, अब ये नहीं चलेगा। ठीक है, अगर हमारे साथ अगर ऐसा चला जाएगा तो हम लोग ये कहेंगे हमें बाइकआउट करना चाहिए हर सिस्टम का। उसका ये सत्याग्रह करें, फिर हम भी गांधी जी के उस रूप को फॉलो करें, सत्याग्रह करें, असहयोग आंदोलन की तरफ जाएं हम लोग। इतिहास तो गवाह है कि असहयोग आंदोलन ने हमारे जो स्वराज लाया था, तो हमारे लिए भी, हम एक विकलांगों के लिए भी स्वराज चाहिए। और दूसरी एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें, मैं इसको देखिए, मैं कोई आवेश में नहीं कह रहा हूँ, मैं जोश में नहीं कह रहा हूँ, मैं इसके साथ बात कहना चाहूंगा कि हमारे जो नीति निर्धारण में लोग बैठे हुए हैं, उसमें
एक बात मैं उनकी तरफ से भी सोच के कह रहा हूँ, देखिए वो हमारी तरफ से नहीं सोच सकते, पर मैं उनकी तरफ से कह रहा हूँ कि आज नीति निर्धारण क्षेत्र में कोई भी सरकार हो, उसमें कोई विकलांग व्यक्ति नहीं है। जो विकलांग नहीं होगा दूसरे विकलांग की उसकी सेंसिटिविटी को, उसकी संवेदनशीलता को नहीं सकता। तो इसलिए मेरा एक आग्रह, अनुरोध और ये है सभी जो राजनीतिक दलों से है कि वो भी विकलांगों की समस्या को समझने के लिए उसको आम दृष्टिकोण से मत लें, क्योंकि उनकी समस्याओं को समझने के लिए आपको उतना संवेदनशील होना पड़ेगा, और संवेदनशीलता की कमी ही ये सबको दे रही है। ठीक है, अब कानून अपनी जगह है, अगर मान लीजिए ये ऑर्डिनेंस आ भी जाता है तो हमारे पास इसका अमेंडमेंट का रास्ता खुला है। रास्ते तो हमेशा खुले हैं, रास्ते तो हम बनाना चाहते हैं और हम बनाएंगे। लेकिन बात यह है कि हमारे साथ जो ये अमानवीय व्यवहार हो, ये लाठीचार्ज जो पहले भी हुआ है, आगे भी लाठीचार्ज होता रहेगा। मतलब डिसेबल सीज टू एग्जिस्ट इन इंडिया, दिस इज नॉट टॉलरेबल, दिस इज आउटरेजियस। जी, अगर डिसेबल नहीं है तो डिसेबल 1.4 लाख हमारे इंडिया में हमारे जो करंट आंकड़े बता रहे लगभग कि ब्लाइंड है, बल्कि इससे ज्यादा है। अगर इतने ये लोग नहीं होंगे तो वोट कहां से मिलेगा? आई एम फुली अग्री विद यू सर। और सत्येंद्र सर, मैं एक बार फिर आपकी तरफ जाऊंगा कि अभी जैसे सेठी साहब ने खुद ही कहा कि अगर ये अध्यादेश लागू हो जाता है तब इसके बाद हमारे पास अमेंडमेंट का रास्ता खुला हुआ है, तो आप क्या कहेंगे कि यदि अध्यादेश लागू होता है तो हमारी, स्पेशली मैं और लोगों से पहले एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, बल्कि पहले मैं विजुअल इंपेयर्ड कम्युनिटी से ही ये सवाल करना चाहूंगा कि विजुअली इंपेयर्ड कम्युनिटी की पहली जो एक तरीका जो प्रोटेस्ट का, वो क्या होना चाहिए या ड्यूटी क्या होनी चाहिए? देखिए, प्राथमिकता तो यही होनी चाहिए कि अध्यादेश पारित ही ना हो, क्योंकि अध्यादेश अगर पारित हो जाता है तो फिर लोगों को संशोधित करना थोड़ा मुश्किल कार्य हो जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि ऐसे सदन में जहां ऐसे विधेयकों को बिना वाद विवाद, बिना विचार विमर्श के केवल थंप करके पास कर दिया जाता है बगैर पढ़े, उसमें अगर आप अमेंड करने की मांग करेंगे तो फिर, और एक सर बहुत सारे वो इम्पेंडिंग है, बहुत सारे बिल पेंडिंग पड़े, फिर बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसलिए हमारी प्रायोरिटी यही रहनी चाहिए एज अ विजुअली चैलेंज स्टूडेंट, अगर मैं कहूँ कि हम इस अध्यादेश को पारित ना होने दें, और जो संशोधित होकर अगले साल ही भले ही पारित हो, अगले साल ही पारित हो, कोई दिक्कत वाली बात। जी सरीन साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप इनके अंदर अगर आपको मौका दिया जाए कि आप इस बिल के लिए संशोधनों का प्रारूप तैयार करें, तो आप इसमें क्या क्या ऐड करना चाहेंगे? देखिए, अब तक जो कुछ ऐड किया गया मैंने उसे पढ़ा है जी, मुझे ऐसा नहीं लगता उसमें कुछ भी अनर्गल है, उसमें कोई नई जरूरी ऐड की जाए ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। एक इशू जो उठाया गया था वो भी मुझे पता चला कि गवर्नमेंट ने उसे खुद ही अस्वीकार कर दिया। वो ये था 0.5% पार्शली ब्लाइंड और ब्लाइंड के लिए अलग अलग रिजर्वेशन, जो शायद गवर्नमेंट लेवल पर ही अस्वीकार हो गया। तो जो चीज अस्वीकार होगी उस पर डिबेट की नहीं। सिवाय इसके मैं आज भी स्ट्रांगली मानता हूं, जिसके लिए मैं कई लोगों की नजर में बहुत ठीक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मेरा मानना स्ट्रांगली ये है कि आप पार्शली ब्लाइंड को साइटेड घोषित नहीं कर पाओगे। पार्शली के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता, और वो किसी भी जॉब में मेडिकली अनफिट हो जाएगा अनटिल उस जॉब की रिक्वायरमेंट फुल विजन ना हो। बिल्कुल। तो इस हालत में कहीं ना कहीं पार्शली ब्लाइंड को आपको स्टैंड तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। और मैं इसको भी स्ट्रांगली मानता हूं कि जब आप डिवीजन नहीं करोगे तो उससे निश्चित तौर पर ब्लाइंड की तुलना में पार्शली ब्लाइंड और मैन की तुलना वीमेन ऊपर होगी। इसका मैं एक स्ट्रॉन्ग उदाहरण साउथ अफ्रीका के संविधान से दे सकता हूं। जी, ऑफ कोर्स। बहुत साफ शब्दों में लिखा गया है, देयर विल बी नो डिस्पैरिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ वीमेन, रेस एंड ब्लाइंडनेस और डिसेबिलिटी। वहां एक मजाक के तौर पे कहा जाता है, मान लीजिए एक महिला ब्लैक भी है और डिसेबल्ड भी है जी, तो ट्रिप्लिकली प्रिफर्ड हो गई ना। जी जी। ये जो भेद है, इन भेदों को स्वीकारते हुए ही हमें जो कुछ करना चाहिए वो करना चाहिए। खाली मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात को कह रहा हूं कि इमोशनलाइज होने से काम नहीं चलने वाला है। जी, और जी। ये बिल्कुल नहीं मान लेना चाहिए आंदोलन यहाँ खत्म हो गया। मैं शायद उस चीज से भी कम एग्री करता हूँ कि एक बार ऑर्डिनेंस आ जाने के बाद कोई तोप चल जाएगी, क्योंकि मेरी मान्यता तो देखिए, मुझे
आंदोलन सबसे बुरा दिन वो लगता था जब समझौता होता था जी क्योंकि मैं ये स्ट्रांगली मानता हूँ समझौते में थोड़ा आप झुकते हो, थोड़ा मैं झुकता हूँ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। क्या गया काम मुझे समझ आज तक नहीं आया। हम्म, पर कहीं आपको ठहरना है तो स्टेप बाय स्टेप ठहर के आगे बढ़ेंगे। ये क्रम हर जगह चलता है। और वो कहीं हम सोच रहे हो कि शायद अमेरिका में को बहुत बड़ा स्वर्ग हो, मैं अमेरिका जाके देख चुका हूँ। समस्या कमोबेश वही, खाली भाषा का फर्क। वो हिंदी में नहीं बोल रहे, अंग्रेजी में अंग्रेजी में, बिल्कुल। हाँ, के NFP कॉन्फ्रेंस में वही समस्याएं पिछले साल मैं 7 दिन अटेंड की है। तो वहां डिसेबिलिटी एक्ट आने के बावजूद आफ्टर NFP को क्यों अलग लड़ना पड़ रहा है। और मैं इस कंट्राडिक्शन को भी से एवरीथिंग में लिख चुका हूँ। इस कंट्राडिक्शन को जब तक खुले तौर पर नहीं समझेंगे कि टोटल डिसेबिलिटी वर्सेस प्रॉब्लम ऑफ द ब्लाइंड, अगर नहीं समझेंगे तो हम कहीं ना कहीं धोखा खाएंगे। जी जी सेठी साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि अगर आपको मौका मिले संशोधन करने के लिए, आपको कहा जाए कि आप इस बिल पर अपने विचार दें, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने इस विचार काफी, अब इस पर मैं विचार को फिर लाऊंगा। मैं इस पर 3-4 मुद्दे उठाना चाहूंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इस बिल के संशोधन के लिए। बिल्कुल। एक देखिए, कुछ लोगों, और उससे पहले मैं उन मुद्दों पे बताऊं, मैं सरीन साहब की एक बात बोलूंगा कि भारत और अमेरिका के जो अंतर क्या है कि वहां के जनता का और भारतीय जनता का, मतलब जो विकलांगों से हटके जनता है, उनका विकलांगों के प्रति जो दृष्टिकोण है उसमें सबसे बड़ा अंतर है। ये एक चीज पे हमें विचार करना पड़ेगा। हाँ, सरीन साहब एक मिनट, कम बैक टू यू। यस सर, कंटिन्यू सर। मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। एक मिनट, आपने कहा क्या उसमें आना चाहिए, मैं उस पर भी मैं एक मिनट कहूंगा। ठीक है, नहीं मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप उसका रेशो कंपेयर करेंगे, इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, उस हिसाब से रेशो है, मैं मानता हूँ वहां भी अनसेमित। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एवरीथिंग इज रोजी एवरीवेयर, ये बात मैं भी आपसे एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को। लेकिन क्योंकि मैं लोगों के बीच में रहा हूँ, मैंने उस विकलांगों का, मैंने सिर्फ ब्लाइंड जाके नॉर्मल उसमें भी रहा हूँ मैं, और मैंने देखा है, सब समझा इस चीजों को। तो रेशो जो होगा वो इंडिया का हायर होगा डिस्क्रिमिनेशन का कंपेयर टू यूएस। ऐसा नहीं है यूएस में समथिंग रोजी है, पर यूएस इज कंपेरेटिवली है। अब आता हूं मैं आपके प्रश्न में सर। आपका प्रश्न, सबसे पहला मैं जो आर्टिकल 47 इसमें अमेंड किया गया, इसमें आर्म फोर्सेज में देखिए जो व्यक्ति दृष्टिबाधित हो जाता है या विकलांग हो जाता है, उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट के बजाय उसको रिहेबिलिटेट डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर में करना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट मैं उठाता हूँ, लेजिस्लेशन 508 जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में कि और इंडिया में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल प्रोड्यूस होता है वो ब्लाइंड एक्सेसिव टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना चाहिए। इस बारे में कुछ है? आज इतनी वेबसाइट्स हैं, वो अगर ऑनलाइन आती हैं, वो हमारे जो टेक्नोलॉजी है, हमारी जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, वो कितनी फ्रेंडली है, उस विषय में कितनी क्या बात हो पाई है। तीसरा क्लास, क्योंकि मैं 4 हिली में उत्तराखंड में हूँ, और इसके अलावा 4 हिली स्टेट, हिमाचल हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, जम्मू कश्मीर जो हिली स्टेट है, इसमें जो क्लास 1 अधिकारी है, हमारा भी क्लास 1 रैंक है, मैं उस रैंक के अनुसार बात कर रहा हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ह्यूमन राइट पर्सनल डिपार्टमेंट की सर्कुलर्स है कि इनका जो है तबादला ना किया जाए, परंतु अगर हम इसको एक लॉ के रूप में बाइंडिंग करें कि विकलांग व्यक्ति को उसके, क्योंकि यहाँ देखिए ऐसा दुर्गम क्षेत्र है, आप दिल्ली में रहकर उस चीज को नहीं समझ पाएंगे, एक जम्मू कश्मीर का व्यक्ति भी नहीं, जो उत्तराखंड में दुर्गम क्षेत्र में महाविद्यालय है, दूरदर्शन में और अन्य गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, अगर वहाँ एक विकलांग को भेजा, एक साइटेड आदमी जो है लाइफ व्यतीत नहीं कर सकता, अगर इन लोगों को वहां भेजा कितना अमानवीय हो जाएगा। तो इसमें क्लियर कट एक पॉलिसी हो कि ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जहाँ पे टरेन जो है, देखिए जहाँ पे सर्वाइवल जो है साइटेड के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, वहां पे एटलीस्ट इतना तो ह्यूमन राइट्स होना चाहिए, क्रिएटर होना चाहिए कि इनको जो है उस तबादला नीति से छूट मिलनी चाहिए, ये बात। फिर जो मेरा एक और लेजिस्लेशन की बात होती है। फिर इसके अतिरिक्त एक हमारा जो हैंडी के जो डिसेबल कमिश्नर है, इसको और 30 देने चाहिए। अगर वो 30 मिले होते, 30 मेरा मतलब है कि उसको और शक्ति देनी चाहिए। अगर वो शक्ति मिली होती तो शायद ये लाठीचार्ज की जो घटना हुई है वो कुछ अभी आप में से सत्येंद्र साहब से बात कर रहे थे कि भाई जो और सलीम साहब के जो बड़े लोग पदों पे बैठे हैं वो क्यों नहीं इसमें कंट्रीब्यूट करे। देखिए मैं वो किसी का पक्ष नहीं ले रहा, परंतु कारण क्या है कि हमारे पास एग्जीक्यूटिव पावर्स कितनी है। आप एक सिंबॉलिक हेड बना, अब राष्ट्रपति जी के पास ऑर्डिनेंस आता है, राष्ट्रपति जी
महामहिम हमारे अध्यक्ष हैं, पर एग्जीक्यूशन तो सरकार करती है ना उसका। बिल्कुल, उसको तो स्टैंप लगाना उनको कहना पड़ेगा। तो हमारे पास हमें अधिकार वो चाहिए जिसमें हमारे पास हमारे पास एक जो है कार्यकारी अधिकार होने चाहिए, एक जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव पावर्स में मेरा मतलब उससे है कि जो इसमें हेड ऑफ द अफेयर्स में लोग बैठे हैं, जैसे डिसेबल कमिश्नर है, उनको और चीज मिलने चाहिए, उनको और जो है अधिकार मिलने चाहिए ताकि वह अपने लेवल पर सॉल्व किया है। फिर मैं इसमें एक सेक्टर की तारीफ करना चाहूंगा, जुडिशरी की। जितना जुडिशरी की तारीफ की जाए उतनी कम है। हमारे यहाँ अगर हमारा कोई मसीहा उभरा है तो जुडिशरी उभरा है। और देखिए मैं मीडिया को भी इसमें दोष नहीं दूंगा, क्योंकि मीडिया हमारे यहाँ बिल्कुल सही कहा सलीम साहब ने कि, और सत्य साहब ने, हम लोगों ने कितना संगठित ग्रुप में मीडिया की आवाज पहुंचाई। लेकिन जितना हम संगठित होकर जब तक हम प्रेशर ग्रुप नहीं बनेंगे, मीडिया हमें नहीं सुनेगा। मीडिया की अपनी मजबूरियां भी हैं। उनके लिए अगर नरेंद्र मोदी साहब कोई स्टेटमेंट देते हैं, राहुल गांधी साहब कोई स्टेटमेंट देते हैं और एक विकलांग पिटता, तो वो इतना अधिकार। लेकिन उसके बावजूद भी मैं मीडिया की कुछ हद तक तारीफ करूंगा कि उन्होंने अब आज के युग में हमारे मुद्दों को उठाया है, ऐसी बात नहीं है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि हम कितने संगठित हैं, कितने प्रेशराइज हैं और कितनी हमारी स्ट्रांग वॉइसेज हैं। हमें इस समय इस लाठीचार्ज हुआ, देखिए 80s में लाठीचार्ज हुआ, मैं तो उस समय थोड़ा छोटा होऊंगा, सलीम साहब बड़े होंगे, लेकिन उस समय मैंने ये न्यूज मुझे वो भी ध्यान है। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने क्या इतिहास से सीखा है? आर वी रिपीटिंग हिस्ट्री और आर वी गोइंग टू मेक हिस्ट्री? द चॉइसेस बिफोर अस। आर्मी को क्या हम इतिहास बनाएंगे, इतिहास को पुनर्वाएंगे, हम ऐसे ही पिटते रहेंगे और आगे ऐसे ही होता रहेगा, या हम इतिहास बनाएंगे? नहीं, बस और लाठी नहीं चलेगी। हम अपनी आवाज शांतिपूर्ण रूप से उस हायरार्की तक संगठित होकर दबाएंगे। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द 3 ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, जिसमें चाहे ब्लाइंड फेडरेशन हो, चाहे एनएबी हो, चाहे दूसरे, इन सबको ज्वाइंटली और ऑर्गेनाइज वे में वर्क करना की आवश्यकता है और इनको संगठित होकर अपनी आवाज को सुनवाना। एक प्रोटेस्ट से, मैं मानता हूँ सलीम साहब की बात की लाठीचार्ज होने, लेकिन प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा। जितने हमारी देश की राजधानी 28 या 29 हमारे राज्य बने हैं, 29वां बना है, 28 राज्यों की राजधानी में जितने ब्लाइंड संगठन है उनको वहां पे मीडिया को एंगेज करना चाहिए, उनको अपना कार्य, हमें सिर्फ दिल्ली तक नहीं देखना चाहिए, हमें अपनी कोई भी पार्टी की राज्य सरकार हो उनको अपने प्रोटेस्ट अपने जारी कर रखना चाहिए। और मैं तो इससे थोड़ा आगे जाऊंगा, हर जिले में, हर ब्लॉक में इस पे होना चाहिए और इसके लिए हमारी कम्युनिटी में भी अवेयरनेस होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आज का इंडिया का डिसेबल तो जागरूक है पर भारत का डिसेबल जागरूक नहीं है, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। जी, हम लोग आपको कहने का मतलब है कि हम लोग संगठित नहीं है। जी वाला, यस वाला नागेंद्र। Yes, sorry for the interruption. That we are nearing to the closing, to hear the closing comments from the 3 panelists. And I would like to begin with Dr. Serene sir. Serene sir, if you can hear me, I would like to put forth a question and I would like to hear the answer and a closing comment in a brief way possible. Article 19 of Fundamental Rights talks about right of freedom of speech and expression, guarantees right to movement, I guess, if I'm not wrong. Yes. So if this is the case, we have formed, what we have done is a movement. So what do you feel that, can we seek a constitutional remedy under Article 92, and what's your solution to this, to stay away or to avoid or to tackle these situations if it happens in the future? See, I totally agree with you so far as the Article 19 is concerned. Obviously, we are allowed to struggle, allowed to put forth our voice under right to speech. Right? But at the same time, when police has to intervene, while you are organizing a rally, they will arrest you under DPA 161, saying that you are moving in the capital or in the city purposelessly. Now, these two things are different. And these two things go in juxtaposition. You can't avoid it. They'll have to go parallelly. We can't imagine of any movement wherein people may not get arrested or people may not face one or the other brutality in one or the other form. It is, to me, totally obsolete to say that you launch a movement and you will not have to face anything. And my personal feeling is that today it's a movement, may it be after 30 years, as Girish was saying, either we are repeating the history or creating the history. Let me put it very clearly that history repeats itself, but never repeats in the same way
it repeats in the developed form. So let us use the developed form by using mass media. And I will conclude by saying, ये सुबह कभी तो आएगी. Only that much is my conclusion, because I am very optimist. I don't say that our days will never come, but we should realize the inherent contradictions, realize the facts which are around us. Okay, thanks a lot, sir. Satyendra ji, now it's your turn. As we have heard views from the two experienced personalities, now you are standing as a youth. In the meantime, I would like to announce, sorry for non-connection of Ajay sir due to some vocal issues and the technical issues. He was unable to be connected, as well as Mr. Vinod Benjamin from Chennai. He was also faced a technical issue. Yeah, Satyendra ji, you can give your closing comments as well as views. What the youth, especially the visually challenged youth, has to persist in mind while going into these issues, and what are the future, what are your predictions about the future progress of visually challenged movement in India? Well, future progress, I'm quite optimistic, and as Sarin sir put it, rightly so. But what I believe is we have to strengthen ourselves at two levels. We have to be academically and intellectually very powerful. We have to present ourselves as, as a powerful group intellectually, who cannot be afforded to be sidelines or marginalized, who cannot be relegated to the periphery. And as Girish sir was pointing out, all of our organizations have to come together, join hands together, and we have to put ourselves in a cohesive, coherent group of visually challenged people coming from different backgrounds, all sort of diversities and walks of life. We have to be united physically to take it forward, because Indian state is not going to concede anything until and unless it is compelled. And it has to be compelled at two levels, academically, intellectually, as well as physically, or in terms of material power and material rights. So rights have to be claimed. Rights have to be smashed. We're not asking, we're not begging, as was pointed out in this program. We are claiming our rights, and rights are, inalienable, and they'll have to be claimed. They'll have to be taken. Thank you, dear panelists and the experts from the various walks of life. Dr. Sarin sir from the political perspective, Girish sir from the historic perspective, and Yes, sir. Yes, sir. Yes. Only say, I just want to say, if you allow me, just one second. No problem. You see, French Revolution was because of intellectual revolution. So intellectual revolution means it's time not only the disabled community but the community at large in India have to be of course, sensitization has to be. Of course. सर इन्होंने जैसे पहले ही कहा कि एक संगठन का होना जरूरी है, अगर संगठन नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता. Yes, undoubtedly. संवेदनशीलता तो होनी ही है. बिल्कुल. Undoubtedly what you have said. Experience versus the youth. Experience also shared their views. Sarin sir from political perspective, Girish sir from historic perspective, and Satyendra ji from the youth and the socialistic perspective. Thanks to my co-host Puneet sir for spending his precious time. Thanks to Jyoti Malik for hosting. Thanks to all the beloved listeners who have been listening patiently for this 1 hour debate. Let's make a change. Thank you one and all. धन्यवाद. Thank you. Thank you. धन्यवाद.